Good Good morning, doctor. Good morning. morning, sir. Very good morning to all students. तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। लास्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना पिस्किस कंप्लीट किया था। उसके जनरल फीचर्स हमने सारे पढ़ लिए थे। अब पिस्किस के हमारे पास कुछ ऑर्डर्स आते हैं, कुछ उसकी क्लासेस आती हैं, और वो जो क्लासेस हैं उसमें हमारे पास सबसे पहला है नंबर 1। अगर हम समझें पिस्किस के अंदर हम लोग पिस्किस कवर कर रहे थे, और इसको फिर हमने 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया है। तो जो सुपर क्लास है पिस्किस की, इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। और 3 क्लासेस में जो सबसे पहली क्लास है प्लेकोडर्मी। तो सबसे पहले हम आज प्लेकोडर्मी की बात करते हैं। प्लेकोडर्मी की अगर बात करें तो प्लेकोडर्मी में जो मेंबर्स हैं इसके, जो इसमें फिशेस आती हैं, वो सब एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं। तो हम ये देख सकते हैं, इन दिस क्लास all the fishes were extinct। ये खत्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है। और इसका हम एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं, और वो है क्लाइमेटियस। क्लाइमेटियस, ठीक है। और ये क्लाइमेटियस क्या थी खास बात, ये फर्स्ट जॉ फिश, ये ऐसी पहली फिश थी जिसमें जॉ देखा गया था। तो फर्स्ट जॉ फिश थी ये क्लाइमेटियस। तो पहला हमने क्लास समझ लिया प्लेकोडर्मी। प्लेकोडर्मी के बाद जो सेकंड क्लास हमारे पास आता है पिस्किस का आफ्टर प्लेकोडर्मी, वो है कॉन्ड्रिक्थाइस। कॉन्ड्रिक्थाइस, या फिर इनको एक नाम और दिया गया है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलास्मोब्रांची। इलास्मोब्रांची। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाई या इलास्मोब्रांची है, इनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए इनको हम कार्टिलेजनस फिशेस बोलते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि इस ग्रुप में हमारी सारी कार्टिलेजनस फिशेस आती है। तो हम ये कह देते हैं, इन दिस ग्रुप all the cartilaginous fishes include। इस ग्रुप में हमारी सारी कार्टिलेजिनस फिशेस आ रही हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस का मतलब जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है। ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं मैराइन। दे आर मैराइन
ये मेराइन होते हैं। इसके अलावा इनमें जो एंडोस्केलेटन है वो तो कार्टिलेज का बना है, और जो एक्सोस्केलेटन है, जो बाहर के स्केलेटन है, मतलब जो कवरिंग है, जो स्किन है, वो बनी होती है प्लेकोइड स्केल की। ठीक है, इनमें स्केल देखा जाता है और उस स्केल का नाम है प्लेकोइड स्केल। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ प्लेकोइड स्केल। किसका बना हुआ है? ये प्लेकोइड स्केल का बना हुआ है। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो इनमें रेस्पिरेशन के लिए, हाँ जी हर्षित कुमार बोलिए। प्लेकोइड स्केल क्या होता है? स्केल जो कवरिंग होती है ना इसके अंदर। प्लेकोइड स्केल। हाँ हाँ बता रहा हूँ, जो फिशेस के ऊपर जो हार्ड कवरिंग देखी जाती है ना, जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है, उस तरह के स्केल को बोलते हैं प्लेकोइड स्केल। मतलब इसके अंदर उसका स्ट्रक्चर थोड़ा, जो नॉर्मल हमने जो लास्ट क्लास में जो फिशेस हमने पढ़ी थी उसके कंपेरिजन में उनका, इनके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है ये थोड़ा टफ रहेगा, और ये थोड़ा सा प्लेट लाइक मैनर में भी अरेंज रहता है, तो इसलिए नाम दिया गया प्लेकोइड स्केल। नेक्स्ट देखिए आप, इनमें अगर हम आगे देखें तो फिशेस में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स देखे जाते हैं, और इनके अंदर कितने गिल्स होते हैं? इनके अंदर होते हैं 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स। तो हम बोल सकते हैं दे हैव 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स। और ये किस लिए होते हैं? और गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ये तो हमें पता ही है। तो रेस्पिरेशन के लिए 5 to 7 पेयर गिल्स इनके अंदर देखे जाते हैं। इसके अलावा हम इसमें कह सकते हैं कि जो इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं देखा जाता, तो एयर ब्लैडर यदि नहीं होगा इनके अंदर तो ये क्या करेंगे? कंटिन्यूसली स्विमिंग करते रहते हैं। इसके अलावा हम ये बात बोल सकते हैं कि इनमें जो इनका माउथ है उसकी लोकेशन क्या है, ये आपसे पूछ सकता है कि इनके अंदर माउथ की लोकेशन क्या होती है। बोलिए हर्षित। सर एयर ब्लैडर क्या होता है? एयर ब्लैडर वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें एयर फिल होती है, जो इसको बुयंसी प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हमने प्लांट में पढ़ा था, एयर सैक देखे जाते हैं, तो एयर सैक या एयर ब्लैडर बात एक ही है। एयर ब्लैडर वो होते हैं जो अपने अंदर एयर को स्टोर करते हैं। सर एयर ब्लैडर होंगे तो फिर ये वाटर के ऊपर ही तैरेंगे, फिर अंदर कैसे जाएंगे फिर? हाँ, तो इनमें होता नहीं है ना एयर ब्लैडर, एब्सेंट होता है। अब देखो, इसके अलावा अगर हम समझें कॉन्ट्रैक्ट साइज के अंदर, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इनका माउथ है, माउथ इज, माउथ कहाँ देखा जाता है? माउथ जो है वो वेंट्रल साइड में होता है। माउथ इज लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड। माउथ वेंट्रल साइड में देखा जाता है, और इनमें बहुत ही पावरफुल जॉ होते हैं। तो दे हैव पावरफुल जॉ। पावरफुल जॉ कहने का मतलब है कि इनकी जो ग्रिपिंग पावर होती है टीथ से या फिर जॉ से, वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये अपने प्रेडेटर को पकड़ने के बाद उसको रिलीज नहीं करते हैं, इजिली उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आप नोट करिए, और इसके बाद हम इसको रब करके आगे पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, तो एक ये बार हमें सर समझ में, पहले वाला पेज निकालना। कर लो सर आगे। ओके, तो ये हमने समझ लिए। अब हम आगे एक बात समझते हैं कि जो इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट एक आपके साथ डिस्कस किया था कि इनके अंदर एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, तो हमें लिख सकते हैं एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। एयर ब्लैडर क्या होता है? इनमें एब्सेंट होता है।
और हम ये बोल सकते हैं कि यदि हम इनकी ओपनिंग देखें तो इनके अंदर भी क्लोएका देखा जाता है। और जो क्लोएका होता है, क्लोएका के बारे में हम एक बात समझ चुके हैं कि ये जो है क्लोएका क्या है, जेनाइटल और डाइजेस्टिव ओपनिंग दोनों एक ही होती है, जिसे हम बोलते हैं क्लोएका। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि क्लोएका या क्लोएकल अपर्चर मतलब वही है, क्लोएकल ओपनिंग इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। तो इनमें क्लोएकल ओपनिंग देखी जाती है। और हम एक खास बात जो आपको याद रखनी है, इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं एम्पुला ऑफ लॉरेंज़ेनी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन द डोर्सल साइड या फिर सरफेस, डोर्सल सरफेस ऑफ हेड, इनके हेड के डोर्सल सरफेस पर एन स्पेशल स्ट्रक्चर is present special structure is present और उसे क्या बोलते हैं, called ampulla of Lorenzini, ampulla of Lorenzini। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें एक इनके हेड के डोर्सल साइड पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखा जाता है जिस स्ट्रक्चर का नाम है एम्पुला ऑफ लॉरेंज़ेनी। और ये एम्पुला ऑफ लॉरेंज़ेनी क्या करता है, ये है एक्ट एज इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन, ये इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन होता है। और इसी की वजह से आप आगे देखेंगे कि एक फिश होती है टोरपेडो, और ये टोरपेडो क्या करती है, 100 से 400 वोल्ट तक का इलेक्ट्रिक शॉक, या हम बोलेंगे एक तरीके का इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट कर पाती है इसी ऑर्गन की वजह से। तो इनके अंदर ये इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन देखे जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो रेडिएशंस वगैरह हैं उन सबको ये रिसीव करेगा और जिसकी हेल्प से फिर ये इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करता है, जिसका वोल्टेज लगभग 100 to 400 के आसपास का होता है। और ये क्यों करता है, ये इसलिए ऐसा करता है ताकि प्रेडेटर से अपने आप को बचा सके। तो ये हो गया इसके अंदर फंक्शन ऑफ। हाँ जी सर, ये अगर करंट हाँ डिस्चार्ज करेगा सर, हाँ, तो फिर इसको कुछ हार्म नहीं होगा सर? इसको हार्म नहीं होता ना, क्योंकि इसकी बॉडी तो जनरेट होकर ही जा रहा है नहीं उससे। सर, नहीं, उससे जैसे उस करंट से सुनिए। जैसे हाँ जैसे हम करंट डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। जैसे, और ये जो ऑर्गन स्पेशल स्ट्रक्चर बता रही हो हमारे उंगली पे होता, हाँ, तो और हम पानी में रहते तो करंट डिस्चार्ज करते तो हमारी हमें बॉडी करंट के लगता अंदर ना तो फिर? है ही ना वो, हमारी बॉडी के अंदर तो ये ऑर्गन देखा ही जा रहा है, तो उससे हमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसकी बॉडी में जो ये ऑर्गन है ना एम्पुला ऑफ लॉरेंज़ेनी, ये क्या करता है, रेडिएशन को रिसीव करता है। क्योंकि देखो हमने नाम क्या लिखा था, इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन है, ये उस रेडिएशन को, चार्जेस को रिसीव करेगा। और ये जो है ना एम्पुला ऑफ लॉरेंज़ेनी, ये टोरपेडो फिश जो है उसमें एक्टिव होता है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। तो क्या करेगा, जब ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा तो उससे ऐसा नहीं है कि वो करंट हैबिटेट के थ्रू इस फिश को भी लग जाएगा, ठीक है। तो इनको वो नहीं लगेगा क्योंकि इनके पास उसको उसको जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो इसमें करंट रिलीज होगा, उसको रिसीव करने वाला एक ऑर्गन है। और इसको इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज करने की प्रॉपर्टी हर एक कॉन्ट्रैक्ट साइज के अंदर नहीं है, ये टॉरपेडो फिश के अंदर प्रॉपर्टी देखी जाती है। टॉरपेडो भी कॉन्ट्रैक्ट साइज की एक प्रॉपर्टी है, ये का एक एनिमल है, एक फिश है, बट हर एक कॉन्ट्रैक्ट साइज, हर एक कार्टिलेजन फिशेस इलेक्ट्रिक करंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकती। अब देखिए इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इनके अंदर जो लिवर होता है वो बाइलोब होता है। बाइलोब का मतलब लिवर के 2 लोब देखे जाते हैं।
तो लिवर इज बाइलोब। बाइलोब होने का मतलब है कि दो पार्ट हैं लिवर के, दो पार्टों से मिलके बना हुआ है। इसके अलावा इनके अंदर जो मेल फिश होती हैं, मेल फिश के अंदर जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जिससे वो, हाँ जी हर्षित बोलो। सर वुमेन में लीवर कितने लोब का होता है? वुमन में लिवर के 4 लोब होते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे बाइलोब दे रखा है। मैं जब पढ़ाऊंगा तो चारों लोब समझाऊंगा आपको। 2 लार्ज लोब होते हैं, 2 स्मॉल लोब होते हैं, लेकिन हम लार्ज वालों को कंसिडर करके बोलते हैं कि ह्यूमन का लिवर बाइलोब है। अब देखिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं। लिवर बाइलोब हो गया। इसके अलावा अगर हम इसमें मेल फिशेस की बात करें तो मेल फिशेस में मेल के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है जिससे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा दूसरी फिश के साथ, और उसको बोलते हैं क्लैस्पर। तो हम इसे बोल सकते हैं मेल फिशेस हैज copulatory organ called clasper। मेल के अंदर जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो है क्लैस्पर। इसके अलावा इनके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन, हाँ हर्षित बोलिए। अभी सर आपने एक क्लोएकल अपर्चर बताया, आपने रिप्रोडक्ट जेनाइटल पार्ट और वो हाँ एक्सक्रेटरी ऑर्गन, हाँ, और अब आप बता रहे हो क्लैस्पर। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? जनरल सभी फिशेस की बात कर रहे हैं ना। और अगर मेल फिश में देखोगे तो कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होगा इसका? कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा इसका क्लैस्पर। ये ओपनिंग है और ये स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर हम आगे देखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, और ये एग प्रोड्यूस नहीं करते, ये ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट डेवलपमेंट करा के उसे बढ़ देते हैं। तो ज्यादातर कैसे होते हैं? तो हम लिख सकते हैं मैनी ऑफ देम आर वीवी पेरेंट्स। और वीवी पेरेंट्स का मतलब होता है जो बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट करा के उसको बर्थ दे। ठीक है, अब ये सारी बातें तो हमने जनरल बातें समझ ली कॉन्ट्रैक्टाइल्स के बारे में। अब ये सब पॉइंट क्लियर करने के बाद हम कॉन्ट्रैक्टाइल्स के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ हम समझते हैं इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखेंगे, हमें एग्जाम्पल याद होने चाहिए और प्लस उनके कॉमन नेम या उनके अंदर जो खास बात है उसको हम समझेंगे। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन को हम लोग कहते हैं डॉग फिश, इसको हम डॉग फिश भी बोल सकते हैं, और इसको इंडियन शार्क भी बोलते हैं। और जो स्कोलियोडॉन है, इंडियन शार्क है, इसको डॉग फिश क्यों क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया है क्योंकि ये स्मेल कर सकता है लाइक डॉग। तो इसके अंदर बोल देते हैं हम लोग डॉग लाइक स्मेल। ये डॉग की तरह सूंघ सकता है, स्मेल कर सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डॉग फिश। ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये ही आपसे डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछता है। तो एग्जाम्पल पता होना चाहिए और प्लस आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो खास बातें हैं, जैसे इस कोल्डन को हम डॉग फिश बोलते हैं या इंडियन शार्क बोलते हैं। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एक आता है टोरपेडो, जो मैंने आपको अभी समझाया था। टोरपेडो फिश है। टोरपेडो में क्या होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक रे भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक रे भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक रे? तो इसका रीजन है क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्गन देखा जाता है जो हमने आपको बताया, और ये क्या करता है, ये शॉक प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस शॉक, और वो शॉक कितनी वोल्टेज का हो सकता है? 100 to 400 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया टॉर्पेडो। इसके बाद दो एग्जांपल हमने देख लिए। थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें तो टॉर्पेडो के बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है
ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कैरकैरोडॉन, कैरकैरोडॉन। और ये जो कैरकैरोडॉन है इसे बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क, ये याद रखिएगा, ठीक है। व्हाइट शार्क का नाम बहुत पूछता है, व्हाइट शार्क, और ये बहुत डेंजरस होती है, लार्जेस्ट साइज की भी होती है। इसके अलावा एक और जो आपको याद रखना है वो है चाइमेरा, एक है चाइमेरा। चाइमेरा तो हम इवोल्यूशन के अंदर भी पढ़ेंगे, इसलिए चाइमेरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइमेरा का एक और नाम है, इसको हम लोग रेड फिश भी बोलते हैं, और इसको हम लोग किंग ऑफ हेरिंग्स भी बोलते हैं, किंग ऑफ हेरिंग्स। हम लोग ना आगे बात करेंगे, और हम स्पर्म वगैरह की बात करेंगे, डीएनए की बात करेंगे कि डीएनए की डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, तो डीएनए को हेरिंग स्पर्म से देखा गया था। अब हेरिंग कौन है? हेरिंग मतलब फिश, फिश के स्पर्म में से हमने डीएनए को आइसोलेट किया था, देखा था। तो ये बात हम चाइमेरा को जेनेटिक्स के अंदर भी, वहां पर भी आएगा। चाइमेरा जो है आपका ये इवोल्यूशन के अंदर भी आएगा, तो इसलिए चाइमेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको गोस्ट फिश भी बोलते हैं, ठीक है। चाइमेरा की अगर एक बात लिख लेते हैं छोटी सी, एक में ना चाइमेरा आपने नोट कर लिया होगा इतना, तो चाइमेरा में आप एक पॉइंट लिख लीजिए, चाइमेरा इज कनेक्टिंग लिंक, चाइमेरा इज कनेक्टिंग लिंक between bony fishes and cartilaginous fishes. Chimera is connecting link between bony fishes and cartilaginous fishes. अब देखिए, सुनिए ध्यान से, ये जो पॉइंट लिखा है इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि जो चाइमेरा है या रेड फिश है या किंग ऑफ हेरिंग है या फिर गोस्ट फिश, चारों में से कुछ भी कह सकते हो आप, ये बोनी मत फिश और कार्टिलेजिनस फिश दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। कार्टिलेजिनस फिश तो आपने अभी पढ़ ली, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ना, जो हमारा आएगा ऑस्टिकथाइस, उसमें हमारी सारी बोनी फिशेस आती हैं। बोनी फिशेस वो फिशेस होती हैं जिनका स्केलेटन सिस्टम बोन्स का बना हुआ है, और कार्टिलेजन फिशेस वो फिशेस होती हैं जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। तो ये सारी पॉइंट हमने लिखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। 3 एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं, ये 3 मोस्ट, ये 4 जो भी बताए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इतने तो आपको आने ही चाहिए, इसके अलावा जितने आप चाहें उतने एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप सारे सर एग्जाम्पल का है मेरा किस किस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है? बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश। अब एक ना नोट करके एक पॉइंट लिखिए, ये तो हमने कवर कर लिया, एग्जाम्पल कवर कर लिए, एक पॉइंट लिखें कार्टिलेजिनस फिशेस के लिए, नोट करके लिखेंगे। देखिए, द एंडोस्केलेटन, द एंडोस्केलेटन of cartilaginous fishes, the endoskeleton of cartilaginous fishes is made up of cartilage, is made up of cartilage। अब देखो, जैसे अभी आपके पास ना कुछ टर्म आ रही हैं, जैसे आपने ये सुना कार्टिलेज हो गया या बोन हो गया, या हम कुछ टिश्यूज की बात कर रहे हैं, तो वो सारे ना हम अगला चैप्टर जो शुरू नोट फिर करेंगे, से बताना सर ये। the endoskeleton of cartilaginous fishes is made up of cartilage, is made up of cartilage। अब सुनिए, अब जैसे आपके पास ना ये टर्म आई कार्टिलेज, ठीक है, तो कार्टिलेज क्या है, किससे बना हुआ है, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करेंगे। तो जो हम इसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे ना अपना, वो हम शुरू करेंगे एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू मतलब चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे इसके बाद, और एनिमल टिश्यू में हम ये सारे पॉइंट समझ लेंगे कि भाई कार्टिलेज क्या होता है, किससे बना होता है, बोन क्या होती है, किससे बनी होती है, सारे टिश्यूज के बारे में वहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारे पास, और वो है ऑस्टिकथाइस। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्टिकथाइस के बारे में। फर्स्ट हो गया था हमारा
ग्लाइकोडर्मी, सेकंड हो गया था हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल्स, और थर्ड वन है हमारा ऑस्टिक थाइस। ऑस्टिक यहाँ पर ऑस्टिक में एच आएगा, ऑस्टिक थाइस। या इसको एक नाम और दिया गया है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीलियोस्टोमी। टीलियोस्टोमी, ठीक है। ऑस्टिक थाइस या टीलियोस्टोमी में सबसे पहली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमें याद रखनी है, और वो ये है कि दे इंक्लूड बोनी फिशेस। अभी हमने एक पॉइंट याद है ना, बोनी फिशेस, तो बोन्स वाली जितनी फिश हैं, मतलब जिनका स्केलेटन बोन का बना हुआ है, वो सब इसमें पाई जाती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन is made up of bones। इनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है। इसके बाद ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये फ्रेश वाटर में और मैराइन वाटर दोनों में देखी जाती हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर, दोनों में मिलती हैं, फ्रेश वाटर में भी और मैराइन वाटर में भी। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम ये बता सकते हैं कि इनके ऊपर जो स्केल है वो साइक्लिक हो सकता है, तो इसको साइक्लॉइड या टिनॉइड या फिर गेनोइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्केल इज साइक्लॉइड, साइक्लॉइड को दूसरा नाम है गिनोइड, या फिर इसको टीनॉइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइक्लिक स्केल देखा जा रहा है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, और इनमें 4 पेयर ऑफ गिल्स देखे जाते हैं। तो 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, और ये होते किस लिए हैं, और रेस्पिरेशन के लिए। इसके अलावा अगर हम समझें तो हम ये बोल सकते हैं कि इनमें एयर ब्लैडर देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ना एयर ब्लैडर का फंक्शन अलग है। एयर ब्लैडर के यहाँ पर दो, एक तो वो है कि भाई इसको बुयांसी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। दूसरी बात ये क्या करता है, एयर ब्लैडर यहाँ पर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि ये फीचर्स इसको कार्टिलेजिनस फिशेस से अलग करता है। तो ये फीचर्स आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम लिख देते हैं कि एयर ब्लैडर is present, air bladder is present, which is helping for respiration। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स तो होते हैं, लेकिन एयर ब्लैडर भी हेल्प करता है रेस्पिरेशन के लिए। तो रेस्पिरेशन में, एंड जो एयर ब्लैडर का काम है वो क्या है, मेंटेन बैलेंस ऑफ बॉडी, मेंटेन बैलेंस ऑफ बॉडी, और इसके अलावा ये बुयांसी तो प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा, ठीक है। तो बॉडी को बैलेंस रखने में और रेस्पिरेशन में, दोनों में हेल्प करता है एयर ब्लैडर। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो एयर ब्लैडर का काम समझ में आ गया हमको बोनी फिशेस के अंदर। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि जो बोनी फिशेस हैं उनमें क्लोएका एब्सेंट होता है, क्लोएका नहीं होता इनके अंदर एनस देखा जाता है, और जो जेनाइटल डक्ट है वो अलग होती है। तो हम यह लिख सकते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं, क्लोएका इज एब्सेंट। क्लोएका इज एब्सेंट।
क्लोएका एब्सेंट होगा तो डाइजेस्टिव ओपनिंग और जेनिटल ओपनिंग दोनों अलग अलग रहेंगी। इसके अलावा इनके अंदर लिवर जो होता है वो ट्राइलोब होता है। लिवर के 3 लोब होते हैं। तो लिवर इज ट्राइलोब, इनमें ट्राइलोब लिवर देखा जाता है। और आगे अगर हम देखें तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है जनरली। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। अब देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है इनके अंदर, और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं ओवी पेरस, ये अंडे देते हैं। तो दे आर ओवी पेरस। जो आप कहते हैं ना फिश के एग आते हैं, मछली के अंडे, वो बोनी फिशेस के होते हैं, क्योंकि बोनी फिशेस यंग वंस को कंप्लीट डेवलपमेंट करा के बर्थ नहीं देती। फर्टिलाइजेशन बाहर होगा तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इनके क्या होते हैं? एग प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जिनको हमें समझना है, तो इसको रब कर देते हैं और फिर एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। देखिए, एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस को कॉमनली बोला गया है सी हॉर्स। सी हॉर्स बोलते हैं इसको, या इसको प्रेग्नेंट मेल भी बोलते हैं। प्रेग्नेंट मेल, ठीक है। प्रेग्नेंट मेल क्यों बोलते हैं इसको? प्रेग्नेंट मेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मेल के अंदर ना, मेल के जो एब्डोमेन वाला पार्ट है उसमें एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है, और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्रूड। और ये जो ब्रूड पाउच है ये क्या करता है? एग को कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। एग को कलेक्ट करके उनकी डेवलपमेंट करा के उनको बर्थ देगा। तो यहाँ पर एग की डेवलपमेंट मेल करा रहा है, इसलिए इसको प्रेग्नेंट मेल बोलते हैं। ये पॉइंट आप लिखिए, मैं इसको डिक्टेट कर देता हूँ, लिखिए प्लीज। In this, male has in this male has a pouch-like structure. Male has a pouch-like structure at the abdomen. Male has a pouch-like structure at the abdomen, which is called brood pouch. BROOD, brood pouch. And in this pouch, male collect the eggs. Male collect the eggs and develop these eggs and develop these eggs into young ones. Hence it is also called pregnant male. Hence it is also called pregnant male. अब देखिए, पहला एग्जांपल क्लियर हो गया। दूसरा है एक्सोकोइटस या एक्सोसोइटस। एक्सोकोइटस की अगर बात करें तो एक्सोकोइटस को हम बोलते हैं फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग का मतलब उड़ने वाली मछली नहीं है ये क्या करती है? ये जो फिश है इसमें फिन काफी लॉन्ग होते हैं, तो लॉन्ग फिन होने की वजह से
ये बहुत लंबा जंप कर सकती है समुद्र के ऊपर। तो वाटर सरफेस से ये लगभग 400 मीटर ऊपर लंबी जंप मार सकती है। तो हम ये बोल सकते हैं इट कैन ग्लाइड ओवर 400 मीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ सी। समुद्र की सरफेस से 400 मीटर लंबी ये छलांग लगा सकती है। ठीक है, तो एक तरीके की फ्लाइट ही हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं हम फ्लाइंग फिश। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें थर्ड, तो हमारे पास आता है लेबियो। लेबियो जो है ना, ये इंडियन फिश है और इसको बोलते हैं रोहू। ये है रोहू, एडिबल होती है ये रोहू। इसको हम इंडियन क्रैब भी बोलते हैं। इसके बाद फोर्थ हमारे पास आता है क्लेरियस। क्लेरियस की अगर बात करेंगे, क्लेरियस को हम लोग बोलते हैं कैट फिश। कॉमन नेम याद रखिएगा कैट फिश, या फिर इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेगुर। इसे मेगुर भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास आता है बेटा। बेटा जो है ये होता है आपका फाइटिंग फिश। इसको फाइटिंग फिश कहते हैं और इसको एक्वेरियम फिश भी बोलते हैं। ये एक्वेरियम में देखी जाती है और ये बहुत लड़ाकू टाइप होती है। इसके बाद एक हमारे पास में आता है कतला। कतला भी इंडियन फिश है, इसको हम कॉमनली कतला भी कहते हैं। ठीक है, कतला कतला, और ये भी एडिबल है। और एक हमारे पास आता है गैम्बूशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। गैम्बूशिया ना ये पैरासाइटिक फिश है, पैरासाइटिक फिश है ये जितने भी जब वाटर के अंदर पैरासाइट लाइक एल्गी फंजाई ये ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए हम गैम्बूशिया फिश को इंट्रोड्यूस करा देते हैं और ये उन एल्गी को फंजाई को रिमूव कर देता है। ठीक है, एक हमारे पास आता है इसके बाद, एक है लेटिमेरिया। लेटिमेरिया या लेटिमेरिया को हम कोइलोकैंथ भी बोलते हैं, कोयला कैंथ, कोयला कैंथ भी कहते हैं इसको। ये जो कोयला कैंथ है ये सबसे पुरानी मछली है, ओल्डेस्ट लिविंग वर्टिब्रा है ये, ओल्डेस्ट लिविंग वर्टिब्रा। तो ये पूर्वज की तरह मानी जाती है, ये सबसे पुराना वर्टिब्रा है जो अब तक जिंदा है, देखा जा रहा है। ठीक है, और एक और हम देख लेते हैं, एक हमारे पास आता है, यहाँ लिख देते हैं नंबर 9, एक है वेलेगोनिया। वेलेगोनिया को हम बोलते हैं लाची, कॉमन नेम याद रखना है लाची। ठीक है, तो ये कुछ फिशेस हो गई जो आपको याद रखनी है। तो ये हमने कुछ समझ लिए इनके एग्जाम्पल। तो इसी के साथ हमारा जो ऑस्टिक साइज है वो कंप्लीट होता है, और इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टेट्रोपोडा शुरू करेंगे। और टेट्रोपोडा में जो हमारा सबसे पहला है वो है एम्फीबिया। तो सबसे पहले हम एम्फीबिया की बात करते हैं। ये सब पॉइंट आपने लिख लिए होंगे, एग्जाम्पल है। देखो मेमोराइजेशन यहाँ पर टॉपिक जो है ना, ये हमारे ये मेमोराइज करने वाले ज्यादा हैं, तो आपको डेली इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। ये अभी देखो 10-8 एग्जाम्पल इसमें हो गए, 5-6 एग्जाम्पल हमने पिछले वाले में पढ़े थे, और ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। तो आप क्या करें, डेली 4-4 एग्जाम्पल करके डेली याद करें। तो डेली अगर आप 4-4 3-3 4-4 एग्जाम्पल याद करेंगे तो आपको ये सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। एक ही दिन में अगर सोचो कि हम सारे याद कर लें तो बहुत मुश्किल रहेगा या मेमोराइज नहीं हो पाएंगे आप। तो कम से कम 4-4 एग्जाम्पल आप डेली इसको याद करिए। अब देखिए, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं
तो अब हमारे पास आता है एम्फीबियन। तो नेक्स्ट हमारे पास है टेट्रापोडा, और टेट्रापोडा में पहली हमारी क्लास है एम्फीबियन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा और टेट्रापोडा में नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं एम्फीबियन। एम्फीबियंस या एम्फीबिया की अगर बात करें तो एम्फीबिया में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो इसमें एनिमल्स आते हैं, ये वाटर पे भी रह सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको एम्फीबिया बोला जाता है। ये लैंड पे तो रहते हैं, लेकिन इनको वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? तो वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है इनको फर्टिलाइजेशन के लिए। सेम पॉइंट जो हमने ब्रायोफाइट के लिए समझा था, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर ये एनिमल्स भी शो करते हैं। इसके अलावा इनको अगर हम देखें एम्फीबिया की, तो यही पॉइंट पहले लिख देते हैं, दे इंक्लूड एनिमल्स which can exist on both land and aquatic habitat। ठीक है, ये दोनों जगह देखे जाते हैं, लैंड और एक्वेटिक हैबिटेट पे। और यहाँ पर हम बता सकते हैं दे आर फाउंड ऑन लैंड बट दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। इनको इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, और यही कारण है कि ये वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैराइन वाटर में कभी नहीं मिल सकते। तो नेवर फाउंड इन मैराइन वाटर, ये मैराइन वाटर में कभी नहीं मिलेंगे, आपको फ्रेश वाटर में देखे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो ये जो एनिमल है, ये 2 स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं जब भी कंडीशन अनफेवरेबल आती है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, तो ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन शो करते हैं। These animals show hibernation। हाइबरनेशन एस्टिवेशन क्या होता है मैं बता रहा हूँ अभी। These animals show hibernation और estivation in unfavorable condition। जब बहुत ज्यादा ठंड हो गई, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ठंड होने पर ये जो ऑर्गेनिज्म है ये स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन को बोलते हैं विंटर स्लीप। विंटर स्लीप, ये सर्दियां ना अपनी सो के काट देते हैं, सो जाते हैं सर्दियों में, और जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई तो ये समर स्लीप में चले जाएंगे। तो ये होता है एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। इसके बारे में और डिटेल हम लोग इकोलॉजी में हमें पढ़नी है। ठीक है, हाइबरनेशन क्या होता है? ये होता है आपका विंटर स्लीप, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन करके स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। और एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप, इसमें भी ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस करके स्लीपिंग मोड में चला जाता है। ये इसलिए करता है ऐसा ताकि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उनसे अपने आप को बचा सके, क्योंकि ये कैसे हैं, ये ऑक्लोथर्म है। ऑक्लोथर्म का मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। तो क्या करेंगे, अपने आप को इन्होंने मॉडिफाई कर लिया, ज्यादा सर्दियां पड़ने पर ये स्लीपिंग मोड में चले गए, हाइबरनेशन, और ज्यादा गर्मी पड़ने पर भी ये स्लीपिंग मोड में चले गए, जो कि हो गया एस्टिवेशन। ठीक है, बाकी के इसके कुछ पॉइंट और हैं, जैसे इनकी बॉडी में क्या होता है, हेड होता है और ट्रंक देखा जाता है, मतलब हेड पार्ट देखा जाता है और ट्रंक पार्ट देखा जाता है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। आज आप यहाँ तक रखिए, इनको अच्छे से करके रखिए।
नेक्स्ट क्लास में हम एम्फीबिया पूरा कर लेंगे और रेप्टिलिया पूरा कर लेंगे। उसके बाद हमारा एक ही रह जाएगा और वो रह जाएगा मैमल। तो 2 क्लासेस में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।